वो आप जाने। द्विघात समीकरण में जिन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, वो सबसे पहली स्थिति आपको हमने बताया चर राशि। चर राशियां क्या होती हैं? वह राशियां जो परिवर्तनशील हो, यानी जिनका मान बदलता रहे। किसी क्वेश्चन में कुछ और मान आए, किसी क्वेश्चन में कुछ और मान आए, किसी क्वेश्चन में कुछ और मान आए, तो वह आपकी क्या कहलाती है? चर राशियां कहलाती हैं। मतलब जिनका मान बदलता रहे, वह राशियां जिनका मान बदलता रहे, यानी जो जिनका मान परिवर्तनशील हो, बदलता रहे, परिवर्तन होता रहे, परिवर्तित होता रहे, तो वह आपकी चर राशियां कहलाती हैं। जैसे यक्स, वाई, जेड आज बहुत सारी होती हैं। दूसरी कंडीशन आपको इसी में अचर राशि के बारे में पढ़ना है। तो आपको हमने बताया कि जो परिवर्तनशील ना हो, ऐसी राशियां या वह राशियां जिनका मान कभी ना बदले, यानी जो परिवर्तनशील ना हो, तो वह आपकी क्या कहलाती हैं? अचर राशियां कहलाती हैं। जो कभी ना बदले, जिनके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो वह आपकी अचर राशियां कहलाती हैं। ठीक, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट आदि बहुत सारे होते हैं। जैसे एक का मान है आपका, तो एक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। एक आपका जो दिया गया है जैसे, वैसे ही दिया जाएगा। ठीक, दो आपका है तो दो का मान चाहे जहां रखेंगे आपका दो ही रहेगा। तीन आपका है, तीन चाहे जहां रखा जाए तो तीन ही रहेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो कभी परिवर्तित नहीं होती वो अचर राशियां कहलाती हैं। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसी में आता है बीजीय व्यंजक। ये सब 9th में आपने पढ़ा है। बीजीय व्यंजक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि जब चर और अचर इन दोनों राशियों को किसी गणितीय संक्रिया, अब गणितीय संक्रिया की बात करते हो, आपको पता है भैया, जो गणितीय संक्रिया होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये आपकी गणितीय संक्रियाएं होती हैं। तो अब आइए बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक को आपने बताया कि जब चर और अचर राशियों को किसी गणितीय संक्रिया के द्वारा संबंधित किया जाता है, या किसी गणितीय संक्रिया के आधार पर संबद्ध किया जाता है, किसी गणितीय संक्रिया के आधार पर संबद्ध किया जाता है, तो जो हमें प्राप्त होता है वह आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक, जैसे मान लो, देखिए आप, बताया गया कि चर राशि और अचर राशि प्लस अचर राशि, तो जो आपको प्राप्त होगा वो बीजीय व्यंजक मिलेगा। इसके बारे में आप जानते हैं। ठीक, जो आपको प्राप्त होगा वो बीजीय व्यंजक मिलेगा। ये चर राशि आपने 3 ले लिया, अचर राशि आपने x ले लिया, तो 3 प्लस x बराबर ये बीजीय व्यंजक, यानी ये बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। यानी चर और अचर दोनों राशियों के संयोग से या दोनों राशियों के मेल से जो प्राप्त होता है हमें, वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो आई होप जहां तक है कि आप समझे होंगे इतना। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो बात हो गई भाई बीजीय व्यंजक तक। अब एक छोटी सी कंडीशन आपकी आती है कि भाई बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन यही बीजीय व्यंजक जब इनके घातों को हम एक आर्डर में रखते हैं, एक क्रम में रखने का प्रयास करते हैं, तो वह आपका बहुपद कहलाता है। तो आपने पढ़ा था एक चर में बहुपद, 9th की तरफ चलते हैं। एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद का मतलब ये हुआ कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक ही चर राशि प्राप्त होती है।
केवल और केवल एक ही चर राशि प्राप्त हो, वह आपका क्या कहलाता है? एक चर बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक ही चर राशि पाई जाए, एक ही चर राशि मौजूद हो, एक ही चर राशि उपस्थित हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? एक चर बहुपद कहलाता है। आई बात समझ में? इसी के बारे में हमें पढ़ना था। बहुपद को आपने 9th में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक कैटेगरी को आपने कहा था कि पद के आधार पर, और दूसरा आपने कहा था घात के आधार पर। एक आपने कहा था पद के आधार पर और दूसरा आपने कहा था घात के आधार पर। एक पद के आधार पर कैटेगराइज किया गया था और एक घात के आधार पर कैटेगराइज किया गया था। तो पद के आधार पर आपने ये 9th में पढ़ लिया था। अब घात के आधार पर हमें पढ़ना है। तो आपने बताया था कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात जितना होता है वह उतने घात का बहुपद कहलाता है, वह उतने घात का बहुपद कहलाता है। तो अब इसमें हमें द्विघात समीकरण में जो हमें पढ़ना है उसकी तरफ चलते हैं। देखिएगा, द्विघात समीकरण में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोगों का होता है वो होता है द्विघात बहुपद। इसके बारे में हमें पढ़ना होता है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? आपको पता है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो। आपने बताया या पढ़ा है आपने, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो। ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो तो वह आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो तो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो, मात्र 2 मतलब गिनती में 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गिनती में 2 होना चाहिए। अधिकतम घात 2 हो तो आपका क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे इसका व्यापक रूप इसका क्या होता है? देखिएगा, हमेशा बहुपद को आप P ऑफ X से रिप्रेजेंट करते हैं या G ऑफ X से या F ऑफ X से, क्योंकि ये आगे चलते एक फंक्शन प्रोवाइड करना शुरू करता है, इसलिए हम लोग इसको P ऑफ X या G ऑफ X या F ऑफ X या H ऑफ X या R ऑफ X कुछ किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे इसके व्यापक रूप को अगर आपने लिख दिया, ये x² प्लस bx प्लस c, ध्यान दीजिएगा, ax² प्लस bx प्लस c, जहां ये b और c जो हैं यह आपकी अचर राशियां हैं, लेकिन x आपका क्या है? चर राशि है। तो x पे देखिए अधिकतम घात कितना लगा है? 2 लगा है, इसलिए आपका द्विघातीय बहुपद हुआ। फिर बात आई कि ये और b और c, a b c, ये सब के सब रियल नंबर होते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये सब के सब वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर होता है। ठीक, और एक कंडीशन देखिएगा, अब इसी में अगर आप देखिए बताया गया कि द्विघात बहुपद मतलब चर का अधिकतम घात 2, चर का अधिकतम घात 2, तो इसका मतलब ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। a का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का मान अगर 0 हुआ और 0 से किसी संख्या में आपने मल्टीप्लाई किया तो पूरा का पूरा मान 0 हो जाएगा, तब तो एक ही घात का बचेगा। तो इसलिए ये का वैल्यू भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ ये होता क्या है? x² का गुणांक है। ये b क्या है? x का गुणांक है, यानी x² का गुणांक जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? x² का जो गुणांक है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए।
अब बात करते हैं हम लोग द्विघात समीकरण की। ठीक, देखिए बच्चा, अब हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण क्या हुआ? तो आपको पता है कि घात अधिकतम 2 हो, घात अधिकतम 2 हो द्विघात समीकरण के लिए, लेकिन समीकरण वर्ण लगा हुआ है तो समीकरण का मतलब हुआ कि बराबर का एक पक्ष 0 हो। ठीक, तो अब यहां देखिए, आपने मान लिया कि अगर कोई द्विघात बहुपद जो भी आपने लिखा था P(F) है, ठीक, ये आपका द्विघात बहुपद है। अगर ये 0 के बराबर हो जाए, ठीक, कोई आपका द्विघात बहुपद जैसे P(F) आपने लिया, अगर ये 0 के बराबर हो जाए तब हम लोग क्या कहेंगे? तो ये आपका द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगर कोई आपका द्विघात बहुपद, ये आपका द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, अगर कोई आपका 2 ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, मतलब द्विघात बहुपद है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर वह 0 के बराबर हो जाए तब हम लोग सीधे तौर पे क्या कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है, द्विघात बहुपद है, अगर वह 0 के बराबर हो जाए तब हम लोग सीधे तौर पे ये कहेंगे कि वो आपका क्या है? द्विघात समीकरण है। आई बात समझ में? अब इसका व्यापक रूप अगर लिखना है तो अभी आपने लिखा था, इसका जो व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो बनेगा वो बन जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंडीशन अप्लाई क्या होता है कि ये बी सी ये आपकी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए और ये आपका डज नॉट 0 होना चाहिए। जो आपका द्विघात बहुपद का कंडीशन था वही कंडीशन आपका द्विघात समीकरण के लिए लग गया। ठीक, जो द्विघात बहुपद का कंडीशन था वही स्थिति आपकी द्विघात समीकरण के लिए लग गया, बशर्ते केवल ध्यान में हमें ये रखना है कि बराबर 0 हो गया तो आपका द्विघात समीकरण कहलाना शुरू हुआ। अब यहां देखिए स्मॉल ये क्या है, अभी हमने बताया आपको कि स्मॉल ये x² का कोफिशिएंट है, गुणांक है, ये कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू ये कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू b, और ये जो c होता है ये आपका अकेला कांस्टेंट होता है, यानी b क्या होगा आपका? b x का गुणांक है, b जो है वो x का गुणांक है, और c जो आपका होता है इसे अचर पद या स्थिर पद कहा जाता है। ठीक, इसको अचर पद या स्थिर पद कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसको अचर पद या स्थिर पद कहा जाता है। जैसे एक समीकरण भी आप लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, मान लो 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब अगर 3 को देखा जाए तो x² का गुणांक है, 5 को देखा जाए तो x का गुणांक है, और 2 को देखा जाए तो ये आपका स्थिर पद है या अचर पद है। ठीक, ये आपका स्थिर पद या अचर पद दिया गया है, ये आएगा। आई बात समझ में? इतना किसी को दिक्कत तो है नहीं। अब यहां देखिए एक कंडीशन ये बनती है कि किसी भी समीकरण में चर राशि का जो अधिकतम घात होता है उतने ही उसके हल प्राप्त होते हैं, उतने ही उसके हल प्राप्त होते हैं। जैसे देखिएगा, अगला टॉपिक आपका है द्विघात समीकरण के मूल या हल। जो मूल होते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, जो मूल होते हैं, इसके मूल का मतलब रूट, और रूट का मतलब होता है हल, यानी किसी द्विघात समीकरण को जब आप हल करते हैं और जो चर राशि होती है, चर राशि का जो मान आता है या फिर चर राशि का वह मान जो दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे,
संतुष्ट करने का मतलब हुआ कि अगर मान रख देते हैं तो उसका दोनों पक्ष बराबर आ जाए। ठीक, तो चर राशि का वह मान या चर राशि का वह पहलू जो दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे, दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। चर राशि का वह मान जो किसी दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे, उसे उस समीकरण या उस द्विघात समीकरण का मूल या हल कहते हैं। ठीक है, जो संतुष्ट कर रहा है, जो अचर राशि आपकी मिल रही है, अचर राशि में हमको ये देखना होता है, जो भी आपकी अचर राशियां हैं, अचर राशियां में देखिएगा, जो अचर राशि आपकी है, अचर राशि देखिए ए एक्स स्क्वायर जैसे प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सी भी आपकी अचर राशि है, बी भी आपका अचर राशि है और ए भी आपका अचर राशि है। तो अब इसके हम बात कर रहे हैं रूट्स के बारे में। रूट्स का मतलब मूल, द्विघात समीकरण के मूल या हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए बताया गया कि मूल क्या होते हैं। यक्स का जो भी आपका द्विघात समीकरण में मौजूद रहे, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें यक्स का कोई भी मान आप रखिए और ये दोनों पक्ष आपका इक्वल आ जाए, तो उस मान को उस समीकरण का हल कहते हैं या उस समीकरण का मूल कहते हैं। ठीक, और मूल होने के साथ साथ में वह उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है, उस समीकरण को वो संतुष्ट भी करता है। ध्यान दीजिएगा, उस समीकरण को वो क्या करता है, संतुष्ट भी करता है। ठीक है, जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई भी करता है। जैसे देखो यहां और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया है, जैसे हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म में लिखते हैं। अब यहां से यक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं और नहीं तो कहीं ना कहीं से दिया जाएगा, यक्स का मान दिया जाएगा। जैसे देखो हम एक छोटा सा लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपने लिखा और आपसे कहा गया, आपने रखा कि x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 या x इक्वल टू आप चलिए -2 भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, x इक्वल टू -2 आपने रख दिया। अब जब आप -2 रखेंगे तो ये आपको पता है कि ये होता है LHS और ये होता है RHS, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। ठीक, ये आपका होता है बाईं ओर, ये होता है आपका दाईं ओर। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये तो आप जानते ही हैं। आप इसके LHS को उठा दिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, LHS को आपने उठाया और LHS में x इक्वल टू -2 पुट कर दीजिए, रख दीजिए, x इक्वल टू -2 रख दीजिए आप। और x इक्वल टू -2 जैसे आप रखेंगे, जैसे देखिएगा x इक्वल टू -2 आप रखेंगे तो देखिए -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 रख दिया आपने, x इक्वल टू -2 आप रख दीजिए। तो जैसे आपने x के जगह पर -2 रखा, आपने रख दिया, हल कीजिए इसको, तो 2 टू जा 4 आएगा, -5 टू जा 10 आएगा, प्लस 6 आएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस 6, ये मिलेगा। अब 6 और 4 देखो प्लस में है, तो हो जाएगा 10 -10, कितना आ जाएगा 0, और 0 ही तो आपका राइट हैंड साइड है, 0 ही आपका राइट हैंड साइड है। देखिए यहां 0 ही तो आपका RHS है। तो अब यहां देखो ये जो x इक्वल टू -2 आपने रखा, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। और अगर इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर -2 इस समीकरण का एक
मूल है या एक हल है। तो इसे लिखते हैं कि चूंकि x इजिकल टू -2 दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः x बराबर -2 समीकरण का एक हल या मूल है। ठीक, समीकरण का एक हल या मूल है, क्योंकि दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, अतः यह दिए गए द्विघात समीकरण का एक हल या मूल है। आई बात समझ में? ठीक, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आपसे कह दिया कहीं के सवाल में कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, कोई द्विघात समीकरण दिया गया है और इसका एक मूल फला, कुछ भी दे दिया जाए, एक मूल 5 है, एक मूल 7 है, एक मूल 10 है, एक मूल 15 है, कुछ भी दे दिया जाए और वह वैल्यू आप उसमें रखिए, अगर सेटिस्फाई करता है तब वो आपका क्या है कि हल है या मूल है, अन्यथा नहीं है। इसी तरह से आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। देखिएगा, एक सवाल हम और एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक क्वेश्चन आपका और एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। देखिएगा, जैसे आपसे दे दिया जाए, कहा गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, देखिए आपको दे दिया जाए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा मान लो, बहुत छोटा सा लीजिए, जैसे x² + 2x - p = 0। ठीक है, ये दे दिया गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जबकि कहा गया कि इसका एक मूल जो है, इसका एक मूल का भी वैल्यू दे दिया गया, एक मूल दे दिया गया कि -2 है। ठीक, तब आपसे कहा गया कि तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p का मान ज्ञात कीजिए, तो p का मान ज्ञात कीजिए। जब आपने एक मूल ये बताया तो आपसे कहा गया कि p का मान ज्ञात कीजिए। अब p का मान ज्ञात करने के लिए अब चलिए देखते हैं, क्योंकि पहले ही बताया गया कि मूल क्या होते हैं, जो उस द्विघात समीकरण को या किसी भी समीकरण को संतुष्ट करे, किसी भी बीजीय व्यंजक को संतुष्ट करे, तो वह उसका हल या मूल कहलाता है। तो अब यहां देखो, एक मूल कहा गया -2 है। ठीक, तो अब एक मूल जब -2 हो गया तो ये लेके इसका पकड़िए, ये दिया गया है, यानी इसको संतुष्ट करेगा, यानी x = आपको मिलेगा -2, एक मान x = -2 मिल जाएगा। अब यहां रखो भाई, x² + 2x - p = 0, क्योंकि p का वैल्यू यहां आपसे पूछा गया है, तो यहां रख दीजिए, ये आएगा -2 का स्क्वायर + 2 × -2 - p = 0। जहां जहां पे x था वहां पे x बराबर -2 रख दिया आपने, ये आएगा 4 - 4 - p = 0, 4 माइनस प्लस कैंसिल हो गया, आ गया -p = 0, देन p = 0, तो p का मान कितना आ गया, 0 आएगा। ठीक, तो अब इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि मूल वही होते हैं जो उस समीकरण को संतुष्ट करें। देखिएगा, मूल